हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से पॉलिटी की नई क्लास लेके आए हैं उसी सीरीज़ में। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात किया था कि हम अब नई क्लास में अनुसूचियों या शेड्यूल की बात करेंगे। तो आज उसी पे हम शेड्यूल की बात करने आए हैं या अनुसूचियों की बात करने आए हैं, जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। उसी अनुसूचियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आई होप आप पिछली क्लास देख लिए होंगे। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पिछली क्लास जाके देख लें। जब वो पिछली क्लास देख लेंगे तब उन्हें आगे की क्लास या आगे की जो टॉपिक हैं वो उनको समझ में आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ शेड्यूल। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी जो मूल संविधान में थी। अभी वर्तमान संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूचियाँ या 12 या 12 शेड्यूल की बात की गई है। ओके, ठीक है। यहाँ तक की बातें हमारी पिछली क्लास में हो गई थी और जहाँ तक है कि वो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ रखी क्यों गई हैं या अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में लिखा क्यों गया अनुसूची शब्द। तो पहले तो हम जैसे सपोज करिए कि कोई आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल या भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ क्यों शामिल की गई, क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा इसका शामिल होने का, तो आप क्या जवाब देंगे? आप सोच के देखिए कि अगर कोई आपसे पूछ ले क्यों शामिल की गई, तो चलिए हम बताते हैं आपको। आप परेशान मत होइए, जब तक हम हैं तो हम आपको ऐसे ही क्लास में बताते रहेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों को शामिल क्यों किया गया। तो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो कि वर्तमान में अभी हमने बताया था आपको 440 से लेकर 470 तक हो चुके हैं आर्टिकल या अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद को सरल और संक्षिप्त तरीके से बताने या समझाने के लिए अनुसूचियों को शामिल किया गया था। अगर अनुसूचियां न होती तो बहुत और बड़ा संविधान हो जाता हमारा भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बड़ा हो जाता। और बड़ा अगर होता तो नो डाउट आपको पता है कि टाइम भी ज़्यादा लगता और फिर उसके बाद हमको पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए भारतीय संविधान को अनुसूचियों में, भागों में और आप देखेंगे अनुच्छेदों में विभाजित या बांटा गया है। सिर्फ किस लिए? ताकि कानून की समझ अच्छी हो सके और पढ़ने के क्रम में हमें सहूलियत प्राप्त हो। इसीलिए भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि अनुसूचियों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद को सरल करने और संक्षिप्त करने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों को शामिल किया गया था या शेड्यूल को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए उसके आगे की ये हमने आपको बता दी ताकि अनुच्छेद बेसिकली आप सरल और संक्षिप्त तरीके से समझ सकें और आपको संविधान समझने में काफ़ी मदद हो सके। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों को शामिल किया गया था। ओके, और इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं या 12 अनुसूचियां हैं। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं भाई। आप देखेंगे कि हम नंबर वाइज अनुसूचियों की बात करते हुए चलेंगे और उसकी विस्तार से चर्चा भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्लास में आई होप आप बने रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं और अच्छे से उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बातें हमने कर ली कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद को सरल और संक्षिप्त रखने में मदद करती है कौन? अनुसूचियाँ। अब प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसका संबंध विभिन्न राज्यों, प्रथम अनुसूची की आप बात करें तो इसका संबंध विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का नाम या उनकी सीमाएं या न्यायिक क्षेत्र। तो आप देखेंगे जो पहली अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई, प्रथम शेड्यूल जो भारतीय संविधान में लिखा गया है, शामिल किया गया, उसका बेसिकली काम ये है
कि राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों, उनके नाम बदल लें, उनकी सीमाओं को बदल लें और उनका न्यायिक क्षेत्राधिकार विस्तृत करने या कम करने की जो शक्ति प्राप्त है भारतीय संविधान में संसद को, वो अनुसूची फर्स्ट में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई आपको। अनुसूची फर्स्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया या जिन बातों का प्रावधान किया गया है, उन बातों में आप देखेंगे कि राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना, उनके नाम परिवर्तित करना और उनका न्यायिक क्षेत्राधिकार बढ़ाना या घटाना शामिल है, जिसमें राज्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब चलिए हम द्वितीय अनुसूची की बात करें। बेसिकली दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हुई थी दोपहर में, उसके बाद धूप हो गई थी और धूप होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बहुत पसीने हो रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक गैजेट्स हम चला जैसे कि कूलर या फिर फैन। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची की बात अब हम लोग करते हैं कि भाई दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। तो आप देखेंगे द्वितीय अनुसूची, इसमें इसका संबंध बेसिकली पदाधिकारी के वेतन भत्तों से है। जो पदाधिकारी होते हैं, हमारे जो पदाधिकारी होते हैं, जो भारतीय संविधान में जिन पदाधिकारियों की बात की गई है या जिनका प्रावधान किया गया है, द्वितीय अनुसूची या दूसरी अनुसूची हमें बताती है कि उन्हीं पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात करती है। जैसे आप देखेंगे सबसे बड़ा अगर पद आप भारत में देखें तो राष्ट्रपति का होता है। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं बताता चलूंगा ताकि आपको लर्न या याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस दूसरी अनुसूची में जिन भी पदाधिकारियों की बात की गई है उसमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपति का। फिर आपको जिनके वेतन और भत्ते तय कर सकती है द्वितीय अनुसूची में जो चीजें लिखी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग या उसी के तर्ज पे इनको वेतन और भत्ते प्रोवाइड या दिए जाते हैं भारतीय संसद द्वारा। जबकि भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में इन चीजों को लिख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। राष्ट्रपति को आप देखेंगे दूसरी अनुसूची के तहत शामिल किया गया है, उपराष्ट्रपति को शामिल किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे राज्यपाल को शामिल किया गया, जो राज्य में राज्यपाल होते हैं उनको शामिल किया गया है। फिर आप देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शामिल किया गया है। फिर आप देखेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भी शामिल किया गया है। फिर आप देखेंगे राज्यों की विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो राज्य में 2, किसी राज्य में 1 परिषदीय है और किसी राज्य में 2 परिषदीय है। जैसे किसी राज्य में विधान परिषद भी शामिल है, जैसे 6 राज्यों में विधान परिषद इस समय मौजूद या उपस्थित है। तो उन जहाँ पे विधान परिषद या जहाँ पे नहीं भी हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे विधानसभा में राज्यों की विधानसभाओं के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको भी द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। और जहाँ पे विधान परिषदें हैं, जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, वहाँ के सभापति और उपसभापति को भी द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते पाने का हक या अधिकार होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए विधानसभाओं की हमने बात कर ली। फिर आप देखें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, यहाँ पे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसमें वेतन और भत्ते प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है द्वितीय अनुसूची में। फिर अगर द्वितीय अनुसूची में ही हम बात करें तो अभी जो बेसिकली आप देखेंगे कि एक पद होता है जिसका अब महालेखा परीक्षक एक पद होता है। महालेखा परीक्षक को भी इसी द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। वेतन और भत्ते जो भी तय किए जाते हैं भारतीय संसद द्वारा वो द्वितीय अनुसूची में इनके लिखे हुए हैं। तो आप देखें, अब मैं रिवीजन कराता हूं, बताता हूं। आप देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद महालेखा परीक्षक भी इसमें शामिल है। किसमें? द्वितीय अनुसूची में। सेकेंड शेड्यूल्स में इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। किसकी? इन जो पदों का हमने नाम अभी आपको गिनाया। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम तीसरी अनुसूची की बात करें। उससे पहले बात करने से पहले कुछ अभी हमने वीडियो देखा, काफ़ी वायरल हो रही है कि भारत में चीनी की काफ़ी किल्लत या कमी हो गई है। और जब सही बात है कि जब चीनी का इस्तेमाल खाने पीने के बजाय अगर गाड़ियों में पेट्रोल या एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस देश में ना पेट्रोल सस्ता होगा और ना चीनी सस्ती होगी। मतलब पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा और चीनी भी महंगी हो जाएगी। और सरकार को इसमें ना एक बैलेंस, एक तारतम्यता बैठा के चलनी पड़ती है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ, कहीं की भी सरकार हो,
अगर वो लोगों की चीज़ों को नहीं समझती है या जनता की बातों को वो नहीं समझती है, उनकी टैली जनता से अच्छे से नहीं हो पाती है, तो नो डाउट वो सरकारें ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल या ज़्यादा दिन तक सतत तरीके से चल नहीं पाती हैं, वो कहीं की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। मुझे ये बात याद आती है 1930 की ग्रेट डिप्रेशन, हालांकि ग्रेट निगेटिव शब्द में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे इस्तेमाल किया या प्रयोग किया गया था कि महामंदी 1930 की अमेरिका की महामंदी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं, मतलब आप देखें कि जिस चीज़ को खाने में इस्तेमाल किया, गन्ने की पेराई करके चीनी बनाया जाता है या गुड़ बनाया जाता है और फिर उसको खाने में इस्तेमाल किया, अगर उस चीज़ को हम गन्ने का इस्तेमाल करके एथेनॉल जैसा पेट्रोल ईजाद या बनाते हैं और उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने देश में जब इथेनॉलिक पेट्रोल बनाएंगे और सस्ता पड़ेगा और उसके बाद भी नहीं सस्ता पड़ता, तो फिर क्या फ़ायदा। आप एथेनॉल भी में आपका पेट्रोल भी महंगा हो गया और आपकी चीनी भी महंगी हो गई और जनता जो है उस बोझ को वहन नहीं कर पा रही है। और जब जनता उस बोझ को वहन नहीं कर पाएगी तो जनता में हाहाकार मचेगी और फिर सरकारों का बहुत ही बुरा हाल होता है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया कि E20 पेट्रोल आपने नाम सुना ही होगा। अब आ गया है E85, मतलब आप देखिए कि जो एथेनॉल 85 या एथेनॉल 85 जो आया है, गाड़ियों की जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है चलने की, उनका जो इंजन है वो BS6 मानक के ऊपर एक तरीके से कहिए एक्सेप्ट नहीं करता उन चीज़ों को, और वो शुद्ध पेट्रोल या शुद्ध डीजल से चलने वाले वाहन हैं। पहले आप वाहन उस तरीके के बनाइए, तब आप उस तरीके का पेट्रोल या किसी भी ऐसे लिक्विड पदार्थ को जो आप लागू या जारी करते हैं, तो पहले आप उन इंजन को एक्सेप्टेबल बनाइए, फिर उसके बाद किसी ऐसी चीज़ को आप बनाइए जो उस इंजन को चलाने में कारगर साबित हो। लेकिन आपने इंजन में मॉडिफिकेशन नहीं किया है और आप इंजन है 100% पेट्रोल से चलने वाला और उसमें आप 20% पेट्रोल या फिर ये कहिए आपकी 30% पेट्रोल और बाकी 70% आप एथेनॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो गाड़ी खराब होगी, उन गाड़ियों में प्रॉब्लम आने लगेगी। खैर ये बात चर्चा में थी इसलिए मैंने बता दिया। चलिए तीसरी अनुसूची की हम लोग बात करते हैं। अब देखेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे करके हम 12 अनुसूचियों का जिक्र या चर्चा करेंगे। हम 12 अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। टोटली 12 अनुसूचियां हैं, सभी की बात बताई जाएगी आपको। बहुत आराम से आप क्लास में बने रहा करिए, शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है। चलिए, तो तीसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसका संबंध विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से है। देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ पदाधिकारियों की जो शपथ की बात है वो भारतीय संविधान अलग से अनुच्छेदों में करता है और 3 ही ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी भारतीय संविधान अलग से शपथ का प्रावधान किया हुआ है। और उन तीनों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि किन किन पदाधिकारियों की बात ये तीसरी अनुसूची में शपथ के लिए कहा गया है। जब आप जिनको नहीं कहा गया, जब आप उनको निकाल लेंगे तो जो कहा गया है वो चीजें बच जाएंगी, और जब वो बच जाएंगी तो वो आप समझ पाएंगे कि हाँ इन इन अधिकारियों की बात, इन पदाधिकारियों की बात तीसरी अनुसूची में शपथ के लिए कहा गया है, ठीक है। तो आसान क्या होता है कि 100 लोगों का नाम याद करने से अच्छा है कि 3 ऐसे लोगों का नाम याद कर लो जो उसमें शामिल ही नहीं थे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा ये 3 लोग शामिल नहीं थे, बाकी सब शामिल है। तो चलिए उसी पे चर्चा करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से मेरी हालत है खराब। बाकी आप लोग का क्या हाल है, आप लोग बताइए। तो चलिए तीसरी अनुसूची या फिर थर्ड शेड्यूल की बात हम करते हैं। तो आप देखेंगे इसका संबंध विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से है। अब जैसे विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की अगर हम बात करें तो जो संघ में मंत्री हुआ करते हैं, बेसिकली जो संघ सरकार में मंत्री हुआ करते हैं, उनकी शपथ की बात कहाँ की गई है, तीसरी अनुसूची में की गई है। उसके बाद आप देखेंगे संघ में, संघ का मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा से जो लोकसभा में चुन के गए हैं या राज्यसभा में जिनको नाम निर्वाचित किया गया है, तो ऐसे लोगों को जब मंत्री बनाया जाता है तो इनके जो शपथ का प्रावधान है वो संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। बातें समझ में आ रही है ना, कि ऐसे ही बसमुख दर्शक बने पड़े हैं आप लोग। यार बातें, मुझे लगता है ऐसे पढ़ाता रहता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को बातें अगर नहीं समझ में आती होंगी, आप लोग कमेंट वमेंट करते नहीं, कैसे पता चले कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में भी आती हैं। ये है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, खोज के लाता हूँ सब निकाल के। दूसरी बात कि आपको इसका PDF भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है MBA इकरा के नाम से, उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, शेयर कर दिया जाएगा।
तो इसमें आप देखेंगे पदाधिकारियों की जो शपथ की बात की गई है, संघ के मंत्री, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, सांसदों की शपथ की बात की गई है। उसके बाद आप देखेंगे न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। फिर आप देखेंगे जो कैज होता है महालेखा परीक्षक, उसकी भी शपथ का बेसिकली प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। उसके बाद आप देखें जो राज्य मंत्री, राज्य प्रभार मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं, राज्यों में जो राज्य मंत्री होते हैं, उनके भी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। तो अनुसूची 3 में किन किन पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है बताएं। देखिए, जो केंद्र में या संघ सरकार में जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 करता है। फिर उसके बाद आप उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, उनके भी शपथ का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, सभी के शपथ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आप राज्य मंत्री की बात करिए, राज्य मंत्री की भी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में मिलता है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैच की आप बात करिए, महालेखा परीक्षक की बात करिए, तो उसके भी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में मिलता है। अब नहीं मिलता तो किनका नहीं मिलता ये देख लिया जाए, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है या जो शपथ का प्रावधान राष्ट्रपति का किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का अलग से शपथ का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुसूची 3 में शामिल नहीं है। फिर अगर आप बात करें उपराष्ट्रपति की बात करें, अगर उपराष्ट्रपति की भी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। 69 में अनुच्छेद 69 में अलग से प्रावधान किया गया है, किसका? उपराष्ट्रपति का। अब चलिए राज्यपाल की हम बात कर लें। तो राज्यपाल की अगर आप बात करते हैं तो राज्यपाल का जो शपथ का प्रावधान है वो 159 में, 159 में, आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सबके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे देखते रहते हैं आप लोग तो मुझे लगता है नहीं समझ में आई होगी, बट समझ में आई होगी। तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 या 60 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ की अगर बात करें तो 69 में किया गया है, ठीक है। और राज्यपाल की अगर बात करें आप तो वो आप देखेंगे कि 159, 159 में किया गया है। इन तीनों का प्रावधान उन्हीं के साथ आर्टिकल में इनके शपथ का प्रावधान किया गया है। बाकी जो मैंने आपको बताया उन सभी का अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान दिया गया है। ओके, आई होप यहाँ तक की मेरी पॉलिटी की क्लास आपको समझ में आएगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे करके अनुसूचियों की 12 अनुसूचियों की चर्चा हम ऐसे ही विस्तृत रूप से करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि आपको लर्न हो जाए, चीजें याद हो जाएं। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू।